Hello dear students. In this video we will discuss about cell and some common term related to the cell like EMF, internal resistance and terminal potential. So let's start our topic. Okay. First of all, अगर आपसे पूछा जाता है what is cell? Cell क्या होता है? तो आप बोलेंगे the device which convert chemical energy into इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो जो डिवाइस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। बेसिकली अब ये केमिकल एनर्जी कहाँ होती है? केमिकल एनर्जी होती है सेल के अंदर। मेनली दो चीजें होती हैं। नंबर एक, उसके इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और एक उस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ये H2SO4 भी हो सकता है, कॉपर सल्फेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अलग अलग सेल के लिए अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ये इन इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्शन करता है, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वही केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हम ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे, वी विल डिस्कस ओनली वही काम की बातें डिस्कस करेंगे जो हमारे मतलब की है। ठीक है, हम रिएक्शन पे नहीं जाएंगे। ओके, अब जो सेल होते हैं वो टू टाइप होते हैं। टू टाइप ऑफ सेल, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। किस सेल को हम प्राइमरी सेल बोलेंगे? प्राइमरी सेल वो होते हैं जो केवल एक ही बार यूज होते हैं। जैसे हमने टॉर्च में, रेडियो में, घड़ी में जो सेल लगाते हैं, एक बार वो यूज होते हैं, उसके बाद जब वो खत्म हो जाते हैं हम उनको फेंक देते हैं। सेकेंडरी सेल कौन होते हैं? ऐसे सेल जो एक बार डिस्चार्ज हो गए, हम उनको दोबारा चार्ज करते हैं, फिर यूज करते हैं, फिर डिस्चार्ज होते हैं, फिर चार्ज करते हैं, फिर यूज करते हैं। जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी, ओके, हम उसको बार बार रिचार्ज करते हैं। हमारे घर में जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसको बार बार चार्ज करते हैं। तो प्राइमरी सेल क्या होते हैं? द सेल विच आर यूज ओनली वंस, जिनको हम केवल एक बार इस्तेमाल करते हैं। द सेल, सेकेंडरी कौन होते हैं? द सेल which are used again and again, उनको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। The cell which are used only one because they are not recharge, क्योंकि ये क्या नहीं होते, ये रिचार्ज नहीं होते, because they are not recharge। And the cell which are used again and again because they can charge again and again। हम इनको बार बार क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं बार बार। ठीक है, तो इज दैट क्लियर? जैसे इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा? मोबाइल बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, और ये क्या हो जाएगा एग्जांपल? सेल इन टॉर्च, रेडियो, रिमोट, एसेट्रा। ठीक है, ETC।
तो ये केवल आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन प्राइमरी होता है और कौन सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है सेल, एंड देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। चलिए अब सेल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना। नाउ सेल की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं या प्रॉपर्टी, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेल, किसी भी सेल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। नंबर 1 उसका ईएमएफ, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम से ऐसा लगता है कि ये कोई फोर्स होती है, नहीं, एक्चुअली ये पोटेंशियल होता है। सेल का ईएमएफ क्या होता है, एक पोटेंशियल होता है। नाम से ऐसा लगता है ये कोई फोर्स है, नहीं, फोर्स नहीं है। दूसरा ईएमएफ एक होता है टर्मिनल पोटेंशियल, और तीसरा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये तीन प्रॉपर्टी होती है किसी भी सेल की। किसी भी सेल की जो वर्किंग है वो इन तीनों पे ही डिपेंड करती है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन ये तीनों क्या होते हैं। ओके, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, देयर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सेल। तो लेट स्टार्ट। हमारा जो पहला मेन टॉपिक है वो है ईएमएफ। किसका, सेल का, ईएमएफ ऑफ सेल। तो क्या होता है सेल का ईएमएफ। तो सेल के ईएमएफ को समझने के लिए हमें सेल की वर्किंग समझनी बहुत जरूरी होती है। देखिए, कोई भी सेल काम क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कब, जब हम उस सेल को किसी चीज से अटैच करते हैं। आप मार्केट से एक सेल लेकर आते हैं, तो क्या वो सेल वर्क करता है, नहीं। जब आप उस सेल को घड़ी में लगा देते हैं तो घड़ी वर्क करना शुरू करती है। क्यों, क्योंकि सेल उसको एनर्जी दे रहा है। टॉर्च में लगाते हैं तो टॉर्च वर्क करता है, क्यों, सेल उसको एनर्जी दे रहा है। तो चाहे घड़ी हो, चाहे टॉर्च हो, या कोई खिलौना, वो तभी वर्क करता है जब सेल उससे अटैच होता है। ये कह दीजिए सेल कब वर्क करता है, जब वो किसी चीज से अटैच हो जाता है। तो ये हमारा मान लीजिए सेल है, और इस सेल को, ये जो हमारा सेल है, इसको मुझे किससे अटैच करना है, मैं इसको रेडियो से भी अटैच कर सकता हूं, टॉर्च से भी अटैच कर सकता हूं, किसी खिलौने से भी अटैच कर सकता हूं। तो चाहे रेडियो हो, चाहे टॉर्च हो, चाहे टॉय हो, ये सब कहलाते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। समझ में आ गया। किसी भी सेल के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है, आप सेल को जिस चीज से जोड़ देते हैं वही उसके लिए, सेल के लिए क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आप एक सेल लेकर आए मार्केट से, आपने उसको टॉर्च में लगाया, तो टॉर्च उस सेल के लिए क्या हुई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आपने सेल को रिमोट में लगाया, रिमोट उसके लिए क्या हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। समझ में आ गया। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए ये है हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और कौन होते हैं, हमारे वे डिवाइस जिनसे हम सेल को अटैच करते हैं। तो ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हमारा सेल। क्या ये दोनों जुड़े हुए हैं, नहीं। तो क्या ये सेल वर्क करेगा, नहीं। क्या ये रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वर्क करेगा, नहीं। कब वर्क करेंगे दोनों, जब इन दोनों को अटैच कर दिया जाएगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों से जोड़ा जाएगा। तो जैसे ही आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सेल से जोड़ेंगे तो क्या होता है, सेल इलेक्ट्रॉनों को मूव कराता है। इलेक्ट्रॉनों को क्या कराता है, मूव। कैसे, देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या मिलेगा, करंट। अब जो सेल है वो इलेक्ट्रॉनों को दो जगह मूव कराता है, एक सेल के बाहर और एक सेल के अंदर। सेल के बाहर यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, और सेल के अंदर यानी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। समझ में आ गया। सेल इलेक्ट्रॉनों को दो जगह मूव कराता है, एक सेल के बाहर और एक सेल के अंदर। सेल के बाहर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, ये कैपिटल आर में से मूव करेंगे, और सेल के अंदर। तो
जब इलेक्ट्रॉन पूरा चक्कर लगाते हैं तब जाके हमें करंट मिलता है। तो वो पूरा चक्कर है क्या? इलेक्ट्रॉन यहां से चलेंगे निगेटिव से और ऐसे चल के कहां पहुंचेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचेंगे। और जब वो निगेटिव से पॉजिटिव तक आते हैं तो किस में से गुजरते हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से। एक काम। और दूसरा काम, जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पर आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से, देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाता है और फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां जाता है और यहां से यहां, तो ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है। ओके, तो एक बार सेल के बाहर घूमता है, आधा चक्कर सेल के बाहर लगाता है और आधा चक्कर सेल के अंदर। जब सेल के बाहर चक्कर लगाता है तो किस में से पास होता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से। और जब सेल के अंदर पास होता है तो किस में से गुजरता है? इलेक्ट्रोलाइट में से। तो क्या ये बात समझे भाई? तो ये होता है पूरा काम सेल का। सेल इलेक्ट्रॉन को पूरा घुमाता है। तो ये जो वर्क है, सेल ने ये जो पूरा वर्क किया, वही क्या कहलाता है? ईएमएफ कहलाता है सेल का। तो क्या होता है ईएमएफ ऑफ द सेल? इट इज द वर्क, इट इज द वर्क done by cell to rotate the 1 coulomb charge. The work done by cell to rotate 1 coulomb charge, okay, to rotate the 1 coulomb charge throughout the सर्किट। पूरे सर्किट में घुमाने में जो वर्क करना पड़ेगा, कितने चार्ज पर? 1 कूलम्ब चार्ज पर, वही उसका क्या कहलाएगा? ईएमएफ। ये पूरा सर्किट क्या है? कैपिटल आर में से गुजरना और इलेक्ट्रोलाइट में से गुजरना, तब जाके पूरा सर्किट होता है। तो क्या ये बात समझ में आ गई? ईएमएफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ई बना के, ऐसे घुमा के। ये बात समझ में? तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब इसका फॉर्मूला क्या है? आपको मालूम है वी हैव V इज इक्वल टू W ओवर Q। क्या है फॉर्मूला आपने पढ़ा है? V इज इक्वल टू W ओवर Q। तो यहां V हमने क्या ले लिया? लेट Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब और V क्या हो जाएगा? EMF के बराबर। तो ये आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? E इज इक्वल टू W। देख लीजिए, EMF इज इक्वल टू द वर्क डन बाय सेल टू रोटेट 1 कूलम्ब चार्ज थ्रू आउट द सर्किट। समझ में आ गया? अब जैसे जवाब दीजिए, अगर मैं आपसे ये कहूं एक सेल का EMF 10 जूल है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सेल 1 कूलम्ब चार्ज को पूरा घुमाने में 10 जूल वर्क करेगा। अगर मैं आपसे ये कहूं एक सेल का EMF 5 वोल्ट है, EMF एक तरह का पोटेंशियल होता है, एक सेल का EMF 5 वोल्ट है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है वो सेल 1 कूलम्ब चार्ज को पूरा घुमाने में 5 जूल वर्क करेगा। अब उल्टा क्वेश्चन कर दे, अगर हम ये कहें एक सेल 1 कूलम्ब चार्ज को पूरा घुमाने में 20 जूल वर्क करता है, तो उसका EMF बताइए। आप कहेंगे 20 वोल्ट। क्या ये बात समझ आए? अगर हम ये बोले एक सेल 2 कूलम्ब चार्ज को, ध्यान से सुनिए, एक सेल 2 कूलम्ब चार्ज को पूरा घुमाने में, 2 कूलम्ब चार्ज को पूरा घुमाने में 10 जूल वर्क करता है, तो EMF क्या हो जाएगा? तो 2 जूल के लिए कितना वर्क करा? 10। तो एक 2 कूलम्ब के लिए कितना वर्क करा? 10 जूल। तो 1 कूलम्ब के लिए क्या हो गया? 5 जूल। और वही उसका क्या होगा? EMF यानी 5 वोल्ट। समझ में आ गया होगा? ओके, तो ये था EMF। कोई भी सेल 1 कूलम्ब चार्ज को पूरा घुमाने में, यानी सेल के बाहर और सेल के अंदर पूरा घुमाने में जितना वर्क करता है, वही उसका क्या कहलाता है? EMF। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो सेल है, हमने चार्ज ले लिया 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब क्या होता है? 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। याद आ गया?
मान लीजिए सेल है, ये 1 कूलम को इस निगेटिव से इस प्लस तक लाने में मान लीजिए 10 जूल वर्क करता है, और फिर इसी 1 कूलम को यहां से यहां इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ले जाने में 5 जूल वर्क करता है। तो आप इसका ईएमएफ बताएंगे। इसका ईएमएफ हो जाएगा, सेल के बाहर कितना वर्क करा, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक 10 जूल, और सेल के अंदर कितना वर्क करा इलेक्ट्रोलाइट में 5 जूल, तो टोटल वर्क कितना हो गया 15 जूल। यही इसका क्या कहलाएगा, ठीक है। तो इसका 15 जूल, तो जो ईएमएफ है वो कहलाएगा 15 वोल्ट। जितने जूल वर्क 1 कूलम के लिए उतने ही वोल्ट। तो क्या ये सब बात समझ आ गई, 10 बाहर करा 5 अंदर करा, यानी 15 जूल, तो ईएमएफ क्या हो गया 15 वोल्ट। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ईएमएफ। लास्ट टाइम व्हाट इज ईएमएफ, कोई भी चार्ज 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए जितना वर्क करता है वही उसकी क्या कहलाएगी ईएमएफ। तो इसकी एसआई यूनिट क्या बन जाएगी, एसआई यूनिट हो जाएगी एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ। बताइए वोल्ट। ईएमएफ एक तरह का क्या है, पोटेंशियल। तो ईएमएफ क्लियर हो गया। चलिए नाउ मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे टर्मिनल पोटेंशियल। क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल। ओके, टर्मिनल पोटेंशियल समझ लीजिए। टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, देखिए अगर आप इस सेल की बात करें, देखिए इस सेल को जरा समझिए। ये सेल दो काम करता है, 1 कूलम चार्ज को सेल के बाहर रोटेट कराता है माइनस से प्लस तक और 10 जूल वर्क करता है, और सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में से कितना वर्क कराता है 5 जूल। बात समझ आ गई। देखिए 10 जूल तो बाहर और 5 जूल अंदर, तो कितना हो गया टोटल 10 जूल तो इसने बाहर वर्क करा इस सेल में 1 कूलम को घुमाने में, और 5 जूल सेल के अंदर घुमाने में, तो टोटल कितना हो गया 50। तो ये 50 तो क्या कहलाएगा ईएमएफ, लेकिन ये जो 10 है ये कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल। तो क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल, द वर्क done by cell to rotate 1 coulomb charge from one terminal to other terminal। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक भेजने में जितना वर्क करना पड़ता है 1 कूलम चार्ज के लिए, उसे क्या बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। देख लीजिए 1 कूलम चार्ज निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक आता है और सेल ने कितना वर्क करा 10 जूल, तो टर्मिनल पोटेंशियल कहलाएगा 10 वोल्ट। समझे बात आ गई। अच्छा, और टोटल वर्क क्या था 10 जूल बाहर 5 जूल अंदर, तो 10 + 5 यानी 15 जूल, तो ईएमएफ क्या कहलाएगा 15 वोल्ट। यानी अब आपको बात समझ में आ गई, पूरा वर्क ईएमएफ और एक टर्मिनल से बाहर दूसरे टर्मिनल तक जाने में टर्मिनल पोटेंशियल। बाहर का वर्क प्लस अंदर का वर्क दोनों का सम ईएमएफ, लेकिन जो बाहर का वर्क होता है वो क्या कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात। तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, सेल 1 कूलम चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक भेजने में जो वर्क करता है वही क्या कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल। लेकिन कौन सा वर्क, बाहर, अंदर वाला नहीं, क्योंकि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक तो ये भी वर्क हो रहा है, लेकिन ये किस में हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट में यानी सेल के अंदर, और ये क्या हो रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी सेल के बाहर। तो सेल के बाहर वाला जो वर्क है उसको क्या बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। क्या ये बात समझ में आ गई, इज दैट क्लियर। ओके, अब हम देखेंगे
टर्मिनल पोटेंशियल किन किन बातों पे डिपेंड करता है? डेफिनेशन लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन लिख लेना। चलिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिपेंड, क्या आप मुझे बता सकते हो किसी भी सेल का ईएमएफ ज्यादा होगा या टर्मिनल पोटेंशियल ज्यादा होगा? सोच के बताइए, जो समझदार बच्चा हो वो बता देंगे एकदम। देखिए, ये सेल क्या करता है, 1 कूलम्ब चार्ज को सेल के बाहर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में सेल के बाहर 10 जूल वर्क करता है, और उस सेल के अंदर यहां से यहां ले जाने में 5 जूल। तो सेल के बाहर और सेल के अंदर पूरा चक्कर हो गया, तो 10 जूल बाहर हुआ, 5 जूल अंदर, तो टोटल वर्क कितना हुआ? 15। तो टोटल वर्क को क्या बोलते हैं? ईएमएफ। तो ईएमएफ कितना हो गया? 15। लेकिन जब सेल का वो वर्क जो वो करता है 1 कूलम्ब चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाने में सेल के बाहर, वो कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल। तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल तो क्या हुआ? 10। तो ईएमएफ 15 वोल्ट। टर्मिनल पोटेंशियल, तो टर्मिनल पोटेंशियल किस बात पे डिपेंड करता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिपेंड करता है इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। ये जितना ज्यादा होगा आर की वैल्यू, टर्मिनल पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, केवल टर्मिनल पोटेंशियल केवल इस आर की वैल्यू पर डिपेंड करता है, वो भी कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आर जितना ज्यादा होगा टर्मिनल पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस बात को याद कर लीजिए, टर्मिनल पोटेंशियल इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए, नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर से हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस? देखिए, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और इस इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस होता है सेल के अंदर, ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो सेल का क्या कहलाता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वन लाइन डेफिनेशन है इसकी, द रेजिस्टेंस ऑफ electrolyte solution of cell is called its internal resistance। क्लियर हो गया? अब डेफिनेशन तो ये बहुत इजी है, लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको देख लीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड, ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है देख लीजिए। नंबर 1, ये जो इलेक्ट्रोलाइट हैं इनके बीच कुछ ना कुछ क्या हो गए? डिस्टेंस। तो नंबर 1, इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस डिस्टेंस के। डिस्टेंस जितना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा। नंबर 2, इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। किसका एरिया? ये जो इलेक्ट्रोलाइट हैं इनका एरिया। लेकिन कितना एरिया? वो एरिया इलेक्ट्रोलाइट का जो एरिया किसका? इलेक्ट्रोड्स का। और कितना एरिया? जितना इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है। तो ये एरिया किसका है? इलेक्ट्रोड का। लेकिन कितना एरिया? जो इलेक्ट्रोलाइट में इमर्स है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। नंबर 3, इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ये जितना गाढ़ा होगा यानी इसकी कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा। और अगर ये हुआ डाइल्यूट तो ये कम कंसंट्रेट होगा, तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। तो ये कई बार 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। लास्ट और इंपॉर्टेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली होता है किसके, टेम्परेचर, टेम्परेचर किसका, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दें तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये थे 4 फैक्टर ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये वो बातें जिन पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, कई बार एग्जाम में आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई इंटरनल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ सेल। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि सेल का जो वर्क है वो सेल 2 जगह वर्क करता है, एक सेल के बाहर और एक सेल के अंदर। मान लीजिए सेल के बाहर उसने 10 जूल वर्क करा और सेल के अंदर उसने 5 जूल वर्क करा, तो सेल ने कितना वर्क करा, 15, लेकिन जो यूज हुआ है वो तो 10 ही हुआ है। इस रेडियो ने, टॉर्च ने, टॉय ने कितना यूज करा, 10। ये 5 तो क्या हुआ, सेल के अंदर ही क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो सेल के अंदर जो वर्क होता है वो वेस्ट हो जाता है, वो यूज नहीं होता। और वो वर्क किसकी वजह से होता है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो वर्क होता है वो किसकी वजह से होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डिफेक्ट ऑफ सेल। लिख लेंगे आंसर को, ओके। और लास्ट में कई बार बोर्ड में क्वेश्चन हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि वी हैव द 2 टाइप ऑफ सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि किसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, प्राइमरी का या सेकेंडरी का। तो ध्यान रखें बच्चों, प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और सेकेंडरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। लिख लीजिए इस बात को, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी इज हायर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी इज लोअर। तो दिस इज ऑल अबाउट द EMF, टर्मिनल पोटेंशियल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वीडियो में we will do the relation between these 3 terms and some good numerical जो आपके बोर्ड में आ चुके हैं। तो that's all for today.